हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं अपने यूट्यूब चैनल AWR में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबों का हिंदी का पेपर हो चुका है, अब 20 तारीख के लिए हमको सामाजिक विज्ञान के लिए तैयारी करना है। तो हमें उम्मीद है कि आपका जो हिंदी का पेपर हुआ होगा बहुत बेहतरीन हुआ होगा, बहुत बेहतर हुआ होगा। अब हमारा जो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होगा 20 तारीख को जो होने वाला है, उसको और ज़्यादा बेहतरीन क्या करना है, बनाना है। तो ये जो पेपर होगा, हम जो क्वेश्चन लाए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में फंसने ही वाला है। और ये क्वेश्चन जो लाया गया है, जो पढ़ेंगे आप, ये क्वेश्चन 5-6 साल पुराना पूरा क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, पूरा हम लोग ने क्या किया, उसको निचोड़ा है। इसमें पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव के बाद हम लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? आप बताएं, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो अगर हम बताएं तो फ्रांसीसी क्रांति आपका 1789 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1789 में। तो 1789 इज राइट आंसर। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, फ्रांस में क्रांति की समाज राजा कौन था? आप बताइए, जब फ्रांस में जब क्रांति हुई थी उस समय राजा का नाम क्या था बाबू? लुई 16वां। थोड़ा इसको हम देखते हैं। तो फ्रांस में जो क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में हुई थी। अब यहाँ का राजा का नाम क्या था? लुई 16वां। अब ये जो राजा था, ये मान चलो ये राजा बहुत ही बकलोल था, मतलब फ्रांस की जो जनता थी उसका कोई देखभाल नहीं करता था। बस ये राजा लुई 16वां ये अपने रानी के ही पीछे क्या था, मस्त था। तो क्या होता है कि ये जो रानी होती है, एक बार आती हैं वहाँ पे ग्रामीण लोगों से मिलने के लिए, जाए देखें यानी कि हमारी जो फ्रांस की जनता है वो कैसे है। तो जब ये आती हैं तो देखते हैं कि उस समय फ्रांस की जो जनता थी बहुत ही क्या थी, भूखी थी। अब फ्रांस की जनता सोच रही थी कि रानी आएंगी तो हम अपने दुख सुनाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमको खाने के लिए रोटी मिलेगी। अब रोटी का मतलब खाना होता है, आप चपाटी में समझ लीजिएगा। तो जब रानी आती है तो वहाँ की जो फ्रांस की जो जनता थी बहुत सारा क्या बिछा दी थी, कालीन, ताकि रानी जब उतरे तो उनको हम फूल माला से स्वागत करें और उनके अपने दुख दर्द को क्या करें, सुनाएं। रानी जब आई तो उनकी जो लहंगा थी 52 गज की लहंगा, आज भी फेमस है, आप गाना सुने होंगे, 52 गज का लहंगा मंगवा दे, ऐसा कुछ सॉन्ग है। तो जब वो उतरती हैं, फ्रांस की जनता एकदम पीड़ित थी, भूख से, किसी के तन पे कपड़ा नहीं था, कोई खाना नहीं खाया था 2 दिन तक, किसी के पास कपड़ा तो था लेकिन फटा पुराना था। रानी जब उतरती हैं, फूल माला से स्वागत किया गया। अब वहाँ की जनता चिल्ला रही कि रोटी रोटी रोटी। तो वो रानी अपने सेनापति से पूछती है, लोग रोटी क्यों चिल्ला रहे हैं? तो वो वहाँ उसका जो सेनापति होता है वो कहता है कि इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है। तो वो कहती है कि अगर इनके पास रोटी नहीं है तो ये चावल खा लें, ब्रेड खा लें, क्या रोटी ही खाना क्या है, ज़रूरी है? तो यहाँ पर जो फ्रांस की जनता थी वो सोच रही थी कि अगर रानी को अपना दुख दर्द सुनाएंगे तो हमको खाने के लिए खाना मिल जाएगा, लेकिन रानी महाबकलोल। ठीक है। तो उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? आप बताएं, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? फ्रांसीसी का क्रांति का जो नारा था वो समानता भी था, स्वतंत्रता भी था और बंधुत्व था। मतलब इन दोनों में, इन दोनों क्या है, सही है, उपरोक्त सभी। तीसरा क्वेश्चन क्या है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा चौथा जो क्वेश्चन है वो है, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? आप बताएं, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो यहाँ पर हमारा सी वाला उत्तर होगा। कहाँ पे भी हुआ? जर्मनी में। तो राष्ट्रवाद का उदय कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में। पांचवा क्वेश्चन है, जूसेपे मेजीनी किस देश से संबंधित है? अब बताएं, जूसेपे मेजीनी किस देश से संबंधित है? तो यहाँ पर क्या होगा हमारा? इटली। इटली इज राइट आंसर। छठवा हमारा क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? यहाँ से आपका लघुत्तरीय प्रश्न भी बनेगा, दीर्घोत्तरीय भी प्रश्न बनेगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनना ही बनना है, इसलिए इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो बताइए,
सी वाला इसका सही होगा, बिस्मार्क। सातवां हमारा है प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि आप प्रथम विश्व युद्ध पढ़े होंगे, द्वितीय विश्व युद्ध पढ़े होंगे, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है और यहाँ से आपका लघुत्तरी पूछता है और दीर्घोत्तरी भी पूछता है, इसलिए इसको भी पढ़ लीजिएगा। बताइए सातवां में क्या होगा बाबू। सही आंसर 1914। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां हमारा क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध में भारत किसके पक्ष में था। बताएं। आपका जब प्रथम युद्ध हो रहा था तो वहाँ पर क्या था, ब्रिटेन की सेना प्रथम विश्व युद्ध में बहुत क्या थी, फाइट कर रही थी, लेकिन उसकी सेना द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हो गई थी, खत्म हो चुकी थी। उस मत भारत को किसी को सपोर्ट करना चाहिए था। बताएं प्रथम विश्व युद्ध में भारत किसके पक्ष में था। राइट आंसर क्या, सी, इंग्लैंड। अब हमारा नवा प्रश्न क्या है, भारत में राष्ट्रवाद के जनक किसे कहा जाता है। आप बताएं। नवा क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपका फंसने वाला है, इसलिए इसमें कोताही मत करिएगा आप लोग। बताएं भारत में राष्ट्रवाद के जनक किसे कहा जाता है। नौवां क्वेश्चन, किसको, महात्मा गांधी। एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि इस देश के नेता को बचाने के लिए खुद ब्रिटेन के हिरासत में कर देते हैं। 10वां क्वेश्चन आपका, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। अच्छा पहले आप ये बताएं, असहयोग आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। यहाँ से क्वेश्चन आपका दो बन सकता है। पहला ये पूछेगा कि असहयोग आंदोलन किसने चलाया था, तो बाबू असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने चलाया था। कौन चलाया था, महात्मा गांधी जी ने। तो बताइए असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुई थी। क्या, 1920 में, 20 राइट आंसर। 11वां क्वेश्चन हमारे पास है, असहयोग आंदोलन वापस लेने का कारण क्या था। बताएं असहयोग आंदोलन वापस लेने का कारण क्या था। सी, चौरी चौरा कांड। क्यों, ये देख लेते हैं। जब असहयोग आंदोलन जब महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, इसका मेन उद्देश्य था क्या था कि विदेशी कपड़ों का, विदेशी सामानों का क्या करना, बहिष्कार करना। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी बहुत ही ग्रेट लीडर थे। ये चाहते थे कि जो चीज़ काम किया जाए वो अहिंसा के जरिए किया जाए, हिंसा के जरिए ना किया जाए। तो यहाँ पर क्या था कि जब असहयोग आंदोलन चलाया गया था, तो असहयोग आंदोलन चलाने के बजाय क्या था कि जो विदेशी वस्तुएं हैं उनको क्या कर देना है, बहिष्कार कर देना है। लेकिन भारत के जो लोग थे वो इसका कुछ अलग ही मतलब समझ लिए थे। वो इस पर क्या हो गए थे, हिंसा का रास्ता अपनाने लगे। अब यहाँ पर क्या था, जो महात्मा गांधी जी थे, यहाँ पर जब चौरी चौरा कांड हुआ था बाबू, इसमें ही बहुत ही लोग क्या हुए थे, मारे गए थे। तो यहाँ पर क्या हो गया, सी। अगला प्रश्न के ऊपर आए, प्रथम विश्व युद्ध में भारत किसके पक्ष में था। ये तो आप बताए होंगे, किसमें, इंग्लैंड के पक्ष में था। और 13वां प्रश्न आपका है, भारत में राष्ट्रवाद के जनक किसे कहा जाता है। बताएं भारत में राष्ट्रवाद के जनक किसे कहा जाता है। महात्मा गांधी। लगता है ये क्वेश्चन फिर से दोहरा दिया गया है। 16वां क्वेश्चन, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। दांडी यात्रा किस नदी के किनारे से शुरू हुआ था। ये हर बार ये क्वेश्चन पूछता है, दांडी यात्रा वाला। और दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी द्वारा। हाँ, तो बताइए दांडी यात्रा किस नदी के किनारे शुरू हुआ था। 16वां क्वेश्चन बताएं आप, दांडी यात्रा किस नदी के किनारे हुआ था। दांडी यात्रा किस नदी के किनारे से शुरू हुआ, डी आंसर, नर्मदा नदी के किनारे। अब 17वां क्वेश्चन हमारा है, नमक कानून किसने तोड़ा। बताइए नमक कानून किसके द्वारा तोड़ा गया था। तो नमक कानून जो तोड़ा गया था वो किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा तोड़ा गया था। ठीक है। अब 18वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, बताएं आप। 8 अगस्त 1942 में, सी आंसर इसका भी है। अब 19वां है हमारा, करो या मरो का नारा किसने दिया था। आप बताएं करो या मरो, ये नारा किसने दिया था। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, बी, महात्मा गांधी जी के द्वारा ये नारा दिया गया था, करो या मरो। अब 20वां क्वेश्चन है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली। आप बताएं भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी।
1942 में मिली या फिर 1945 में या फिर 1946 में या फिर 1947 में। अब यहाँ पर 2014 मत बता देना। भारत को स्वतंत्रता 2014 में नहीं मिली थी। भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी बाबू? 1947 में। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अब देखिए जियोग्राफी के लिए 20 क्वेश्चन आपका जियोग्राफी का होगा। जियोग्राफी में देखते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपका पूछता है। पहला क्वेश्चन हमारा जियोग्राफी का है, वो है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो बताइए भारत में जो राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, बताएं। पहला मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर कौन सा होगा वो? महाराष्ट्र। बी सही है इसका, ठीक है। भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? ये भी आपका क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लेना, इसको छोड़ना मत। काली मिट्टी से क्वेश्चन आपका पूछेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपका है क्या है? भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? बताइए। क्या बोले आप? सी कपास के लिए, सही। तीसरा आपका है भारत में मानसूनी की वापसी किस महीने में होती है? भारत में मानसूनी की वापसी किस महीने में होती है? बताइए। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा। बताएं कौन सा? तीसरे में बताएं आप। इज राइट आंसर जुलाई। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। चौथा है हमारा, लाल मिट्टी का रंग किस कारण होता है? एक मिनट, आपके क्वेश्चन गलत हो गया, थोड़ा उस पर देख लें एक बार फिर से। ये भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो यहाँ पर इसका जो महाराष्ट्र लिखे हैं आप लोग, ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा पता है? राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? वो राजस्थान, ठीक है, ये सही होगा। आगे देखें। लाल मिट्टी का रंग किस कारण होता है? बताएं। चौथा क्वेश्चन आपके पास है, लाल मिट्टी का रंग किस कारण होता है? कौन सा? इज राइट आंसर एल्यूमिनियम के अनुसार, ठीक है। पांचवा है, भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? पांचवा क्वेश्चन आपका बताएं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका पूछेगा, ठीक है। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सी इसका आंसर सही है, चेरापूंजी या फिर मौसिनी राम। आपका छठवा क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सा है? ये बताएं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जियोग्राफी का है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और जहाँ तक है कि ये आपके मानचित्र में पूछा जाएगा मैपिंग के अनुसार, ठीक है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताएं। यमुना है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है या फिर गोदावरी है? कौन सा है? बी गंगा। सातवां क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सातवां क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? बताएं कौन सा? इसमें आपको क्या हो जाएगा? डी सुंदरवन। अब देखें इसको थोड़ा से देख लें, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसे जो है ना गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कहा जाता है, ठीक है। ये बांग्लादेश में फैला हुआ है, दुनिया का सबसे बड़ी नदी है ये, ठीक। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। आठवां क्वेश्चन आपका है, जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? आठवां क्वेश्चन आपका क्या है? जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? सी इसका सही होगा क्या? कोलकाता। नवें प्रश्न की ओर आए, भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है? नवा क्वेश्चन बताएं। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पिछले वर्ष आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। नवा बताएं, भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है? कहाँ पे बाबू? झारखंड। ए इसका सही होगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन आपका है, भारत में चाय उत्पादन से क्वेश्चन आपका लघु उत्तरी में पूछा जाएगा, दीर्घ उत्तरी में पूछा जाएगा और आपका ऑब्जेक्टिव में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लें आप, ठीक। तो भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? बताएं। 10वां क्वेश्चन बताएं कहाँ का? आसम इसका होगा, से इसका सही होगा, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखें, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम इम्पोर्टेंट लिख देंगे, ठीक है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? ग्राम बताएं आप, कौन सा? झरिया। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारे पास ब्राह्मा जो क्वेश्चन है वो है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बताएं, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये भी आपका इम्पोर्टेंट, क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताएं ब्राह्मा में क्या होगा? उत्तर प्रदेश, शेष का सही है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन आपका है, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? 13वां क्वेश्चन बताएं आप। इसमें क्या होगा? डी इसका सही होगा, नागालैंड, ठीक है। 14वां पे आ जाए, भारत में सड़क परिवहन का सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? 14वां क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा आप बताएं। ए है, बी है, सी है या फिर डी है? सी इसका सही होगा, उत्तरी मैदान, ठीक है। 15वां क्वेश्चन देखें, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, बंदरगाह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 15वां कौन होगा बाबू? बताएं 15वां का कौन सा होगा? इसका ए सही होगा, क्या? मुंबई बंदरगाह। इसको देख लीजिए कि ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। तो 16वां प्रश्न हमारा है, भारत में रबी फसल की बुआई कब की जाती है? बताएं, ए, बी, सी या फिर डी? तो यहाँ पर क्या, रबी फसल की बुआई कब की जाती है? जून या जुलाई में की जाती है, ठीक है। कब की जाती है? जून या जुलाई में। इसका आंसर ये होगा, जून या जुलाई। 17वां हमारे पास क्वेश्चन है, खरीफ फसल की कटाई कब की जाती है? बताएं, खरीफ फसल की कटाई कब की जाती है? तो खरीफ फसल की कटाई सितंबर से अक्टूबर में की जाती है, ठीक है। सी इसका सही है। 18वां क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक सीमेंट उद्योग किस राज्य में होता है? बताइए, भारत में सबसे अधिक सीमेंट उद्योग किस राज्य में किया जाता है? सीमेंट जानते हैं ना, जिससे घर बनाया जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका क्या होगा बाबू? राजस्थान। ये ए सही है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में सॉफ्टवेयर उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो बताएं 19वां क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? भारत में सॉफ्टवेयर उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो क्या है? सी इसका सही है, बेंगलुरु, ठीक है। तो 20वां क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? 5 वर्ष में होती है या फिर 7 वर्ष में होती है या फिर 10 वर्ष या फिर 12 वर्ष में? तो कौन सा बाबू? सी सही है, 10 वर्ष में। तो भारत में जनगणना प्रत्येक 10 साल में कराई जाती है, ठीक है। पहली जनगणना कब हुई थी पता है? 1872 में हुआ था। पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में हुई थी। और 1881 में हर साल किया जाता है, ठीक है, हर 10 वर्ष में। अगले क्वेश्चन की ओर आए। अब देखिए, नागरिक शास्त्र से हमारे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ सकता है, उसको भी देख लें आप लोग, ठीक। कहाँ से देखेंगे? नागरिक शास्त्र से, ठीक है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन फंसता है। तो मतलब हम पूरा का पूरा किताब निचोड़ कर दिए हैं, कहाँ से पूछेगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 20 नंबर क्लियर है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सत्ता के बंटवारे का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? बताइए, सत्ता के बंटवारे का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? इसका बी होगा, क्या? संघर्ष कम करना, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेल्जियम किस महाद्वीप में स्थित है? बताएं आप। दूसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, कहाँ पे? यूरोप में, ठीक है। तीसरा हमारे पास है, श्रीलंका में कौन सी भाषा को आधिकारिक भाषा बनाया गया? तीसरा क्वेश्चन क्या है, श्रीलंका में कौन सी भाषा को आधिकारिक भाषा बनाया गया? बताएं, तीसरे क्वेश्चन का उत्तर बताएं आप, कौन सा? सिंहला। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। बताएं आप, भारत में सरकार कितने कितने स्तर हैं? भारत में सरकार के कितने स्तर हैं? बताएं। चौथा क्वेश्चन का उत्तर दें आप, भारत में सरकार के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं, ठीक है। भारत में सरकार के कितने स्तर हैं? 3 स्तर। वो भी देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए, पहला होता है आपका नेशनल लॉ लेवल। पहला क्या होता है आपका? नेशनल लेवल। और दूसरा आपका क्या होता है? स्टेट लेवल। क्या होता है? स्टेट लेवल। और तीसरा आपका क्या होता है?
एक मिनट। तीसरा आपका क्या होता है? लोकल लेवल। कौन सा होता है? लोकल लेवल, मतलब केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। मतलब इसके तीन स्तर होते हैं। तीनों स्तर का नाम अगर पूछे बता देना क्या क्या? केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा क्या है? संघवाद का अर्थ क्या है? बताएं, संघवाद का अर्थ क्या होता है? पांचवे का क्वेश्चन का उत्तर बताएं आप। संघवाद का अर्थ क्या होता है? दो या अधिक स्तर की सरकार। ठीक है, ये सी भी इसका सही है। ठीक है, छठवां क्वेश्चन हमारे पास क्या है? पंचायत चुनाव कितने वर्ष में होते हैं? पंचायत चुनाव कितने वर्ष में होते हैं बताएं? 5 वर्ष में। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने भाषाएं अनुसूची में हैं? बताएं आप, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं अनुसूची में हैं? 7वें क्वेश्चन को उत्तर दें। कितना? 22। इसका सही होगा। ठीक है, याद रखना जो बताया जा रहा है उसको देख लीजिएगा, यहाँ से ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा आपके पेपर में, याद रखिएगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन आपके पास है, राष्ट्रीय दल की मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? 8वां क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय दल की मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? निर्वाचन आयोग। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग। 9वां क्वेश्चन हमारे पास है, भारत का निर्वाचन आयोग एक है। बताएं, 9वें क्वेश्चन का उत्तर क्या है? भारत का निर्वाचन आयोग एक ... है। क्या होगा बताएं? 20 का सही है। क्या? संवैधानिक संस्था। ठीक है, 10वां हमारे पास है, भारत में मतदान की आयु कितनी वर्ष? भारत में मतदान की आयु कितनी है? देखिए, पहला जो था आपका मतदान का आयु 21 वर्ष था। ठीक है, उसके बाद आपका कर दिया गया कितना वर्ष? 18 वर्ष। ठीक है, तो ये आप डीपली पढ़ेंगे जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। पहले हमारे भारत में जो आयु मतदान की निर्धारित की गई थी वो कितना किया गया था? 21 वर्ष। लेकिन उसके बाद क्या कर दिया गया है? 18 वर्ष। इसका बी सही होगा। ठीक है, 11वां हमारे पास है, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास है? 11वां क्वेश्चन बताएं, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास होता है कि प्रधानमंत्री के पास होता है कि जनता के पास होता है कि न्यायपालिका के पास होता है? किसके पास होता है? जनता। इस देश का जनता ही क्या है? राजा है। क्या है? राजा है, क्योंकि जनता के ही द्वारा प्रधानमंत्री भी चुने जाते हैं। तो जितने भी होते हैं किसके द्वारा चुना जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा चुना जाता है। वो जनता के क्या हैं? सेवक हैं। लेकिन राजा राज तो करेगा ही करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो जनता चुना है वो गाड़ी से चलते हैं, जनता हमारे किससे चलता है? पैदल। ठीक है, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास है? तो जनता के पास है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 12वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है? भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? कब? 1992 में। और वो आपका 73वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 1992 में भारत में पंचायती राज की शुरुआत। ठीक है, और ये सबसे पहले आपका 3 देशों में हुआ था, अपने उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था, 3 राज्यों में हुआ था। ठीक है, 13वां हमारे पास क्वेश्चन क्या है? नगर पालिका किस क्षेत्र में कार्य करती है? नगर पालिका किस क्षेत्र में कार्य करती है? बताएं, 13वां क्वेश्चन क्या होगा? शहरी में करते हैं। किस में करते हैं? शहरी। 14वां क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य संघीय व्यवस्था का उदाहरण है? भारत का कौन सा राज्य संघीय व्यवस्था का उदाहरण? बताएं, भारत का कौन सा राज्य संघीय व्यवस्था का उदाहरण है? देखो, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपके बजाने के लिए किया गया है। ठीक है, तो संघीय व्यवस्था का उदाहरण कौन है? भारत ही है। ठीक है, अब 15वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है? राजनीतिक दल का मुख्य कार्य क्या है? राजनीतिक दल का मुख्य कार्य क्या होता है? बताएं, चुनाव लड़ना और उसके बाद क्या बनाना? सरकार बनाना। बताएं, सरकार किसके द्वारा बनता है? जनता के ही द्वारा बनता है। जनता ही सरकार को क्या करती है? चुनती है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अब 16वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है? बहुदलीय प्रणाली का उदाहरण कौन सा देश है? 16वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है? बहुदलीय प्रणाली का उदाहरण कौन सा है? बताएं, चीन है, भारत है, उत्तर कोरिया, फिर सऊदी अरब? क्या है?
बी भारत है, ठीक है। तो 17वां क्वेश्चन हमारे पास है, लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? जागरूकता और नागरिकता। अगर आप जागरूक नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप जागरूक हो जाएंगे तो शिक्षा भी ग्रहण कर सकते हैं, ठीक। 18वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है, भारत में संविधान लागू हुआ। अब बताइए संविधान आपके भारत में कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, हम स्वतंत्र हुए थे। और यहाँ पर क्या 20 का सही है, 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान क्या हुआ था, लागू हुआ था। अब यहाँ पर क्वेश्चन अगर ये पूछ ले, भारत में संविधान कब बना था, कब बन के तैयार हुआ था, तो भारत का संविधान 26 नवंबर को क्या हो गया था, बन गया था। 26 नवंबर 1949 का आपका संविधान बन गया था, और 2 महीने के बाद इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया, 26 जनवरी 1950 को, ठीक। आगे आते हैं। अब बताएं सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मुंबई में है, दिल्ली में है, कोलकाता पे या फिर चेन्नई? सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर, 20 का सही होगा, दिल्ली में, ठीक है। अब 20वां क्वेश्चन हमारे पास है, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत क्या है? जनता द्वारा जनता के लिए शासन, ये सही है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अब देखिए आपका इंपॉर्टेंट इतना बहुत हो गया, आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उतना हम बना दिया। अब आपके हम लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर आते हैं। अब यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न की अगर हम बात करें, सामाजिक विज्ञान के पहले हम 10 क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। पहला हमारे पास है, 1791 का संविधान किस देश में संबंधित है? हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 1791 का संविधान किस देश से संबंधित है? तो आपको बताना क्या है, फ्रांस से संबंधित है। आपको लिखना क्या है उत्तर में, 1791 का संविधान फ्रांस से संबंधित है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रांसीसी क्रांति के 3 नारे लिखिए। तो जब फ्रांसीसी में क्रांति हुई थी, जो वहाँ की जनता थी वो क्या मानती थी, स्वतंत्रता मांगती थी और समानता मांगती थी, और क्या, बंधुत्व मांगती थी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 चीज़ लिख दीजिएगा, स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व। तो फ्रांसीसी क्रांति के 3 नारे यही क्या हैं, लगाए गए थे वहाँ पर। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, दांडी मार्च कब और कहाँ से शुरू हुआ? दांडी मार्च कब और कहाँ से शुरू हुआ बताएं। ये दांडी मार्च साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, और इसके जो नेतृत्व कर रहे थे, कौन कर रहे थे, महात्मा गांधी जी कर रहे थे। और कब चालू हुआ था दांडी यात्रा, 12 मार्च 1930 में। तो आपको प्रश्न लिखना है, अगर पूछे कि दांडी मार्च कब और कहाँ से शुरू हुआ था, तो आपको लिखना है दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था, महात्मा गांधी जी कर रहे थे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हमारे पास है असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? क्योंकि असहयोग आंदोलन वापस लेने का एक रीज़न था, वहाँ पर क्या हो, चौरी चौरा कांड हो चुकी थी, ठीक है। तो 1922 में चौरी चौरा की हिंसक घटना के कारण असहयोग आंदोलन क्या कर लिया गया, वापस ले लिया गया था, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लोकतंत्र की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अब इतना तो आप लिख ही लेंगे। लोकतंत्र में क्या चाहिए होता है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार और कानून की समानता। तो देखिए अगर हम संविधान की बात करें, संविधान आपका 2 तरीके का होता है, एक तो लोकतांत्रिक संविधान होता है और दूसरा आपका गैर लोकतांत्रिक। गैर लोकतांत्रिक का मतलब होता है तानाशाही। तो हमारे भारत का जो संविधान है वो लोकतांत्रिक है या फिर गैर लोकतांत्रिक है, आप बताएं। तो हमारे भारत का संविधान क्या है, लोकतांत्रिक है। तो लोकतांत्रिक में क्या होता है कि जनता द्वारा क्या किया जाए, सरकार को चुना जाए, जिससे जनता की जितने भी उपलब्धियां हो सरकार क्या कर सके, पूरा कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अनेक दल पाई जाती हैं, आपके पास बीजेपी भी है, सपा भी है, बसपा भी है, बहुत सारे दल हैं। तो आपके अंदर ये अधिकार है, आप किसी को भी सरकार बना सकते हैं, आपके अंदर इतना क्षमता है, ठीक है। लेकिन गैर लोकतांत्रिक में ऐसा नहीं है। गैर लोकतांत्रिक मतलब क्या है, वहाँ पर एक ही दल होगी, जैसे चाइना हो गया, उत्तर कोरिया हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही दल है, ठीक है। तो हमारा देश क्या है, लोकतांत्रिक। यहाँ की जनता कुछ भी हो लेकिन उनको चुनेंगे ही चुनेंगे। लेकिन हमारे देश में क्या है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार, यानी कि जनता ही किसी को भी प्रधानमंत्री या फिर राजा बना सकता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम आते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है।
हर बार ये पूछा जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी ने चलाया था इनको। ठीक है, तो बताएं सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, फिर उनके नेतृत्व में शुरू किया गया था। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा आप। आपको ऐसे कॉपी में लिखना है एग्जाम में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में शुरू किया गया, फिर उनके द्वारा चलाया गया। ठीक है, 7वां क्वेश्चन हमारा है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? लागू हुआ। तो श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ये हमको लगता है कि ये 10 साल से ये वही पूछ रहा है, क्योंकि जब हम 10 में थे तब भी ये क्वेश्चन आया था, श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको लिखना है, श्वेत क्रांति का जनक वर्गीय कुरियन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? वर्गीज कुरियन। ठीक है, 9वां क्वेश्चन आपके पास है, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब के सब क्वेश्चन लेकर चले आए, और सब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है, आपको पेपर में आपको बेनिफिट देने वाले हैं। ठीक है, तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन, है ना, विशेषकर गेहूं और चावल की पैदावार बढ़ाना था। क्या था जी? चावल और गेहूं की इसको पैदावार बढ़ाना था। ये आपका क्या था? हरित क्रांति की मुख्य उद्देश्य थी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, बास्तिल का पतन कब हुआ? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बास्तिल का पतन कब हुआ? बताएं। बास्तिल का पतन 14 जुलाई 1789 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे, फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो आर्थिक संकट और करों का असमान वितरण फ्रांसीसी क्रांति का तत्कालिक कारण था। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी लेकिन देख लीजिएगा, फंस सकता है, चांस है आने का। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्या है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है नेपोलियन का युद्ध। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? बताएं। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक और महान सेनानायक था। ठीक है, यही आपको लिखना है। तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक था और महान सेनानायक था। ठीक है, और आपका 13वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के 2 कारण लिखिए। भारत में राष्ट्रवाद का उदय, यहाँ से क्वेश्चन फंसेगा। तो आपका पहला आपको लिखना है क्या है, अंग्रेजों को शोषणकारी शासन, और दूसरा क्या लिखना है, प्रेस और शिक्षक का प्रसार। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, 21वां देखिए, 14वां, रॉलेट एक्ट क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट क्या था? बताएं। रॉलेट एक्ट 1919 का वह कानून था जिसके तहत बिना मुकदमे के लोगों को जेल में डाला जा रहा था। तो रॉलेट एक्ट जो था वो असहयोग आंदोलन के बाद आपका रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, जो कि अंग्रेजों ने क्या किए थे, ये बिन कानून को हमारे भारत के लोगों को क्या कर रहे थे, जेल में डाल रहे थे। ठीक है, अब बताइए, कोई ना साबुत हो चाहे जो हो, बिन कानून को मतलब बिन सबूत के उनको क्या कर दिया जा रहा था, जेल में बंद कर दिया जा रहा था। ठीक, तो आपको लिखना क्या है, रॉलेट एक्ट 1919 का वह कानून था जिसके तहत बिना मुकदमे के लोगों को जेल में डाला जा रहा था। और 15वां क्वेश्चन है हमारे पास, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड सुनते हैं तो सबका दिल एकदम दहल जाता है। ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। अभी भी अगर आप अमृतसर में जाते हैं, वहाँ पर जो दीवार था आज तक वहाँ पर गोलियों का निशान पड़ा हुआ है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? बताएं, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 में किसके द्वारा हुआ था? महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू हुआ। ठीक है, 17वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चौरी चौरा की घटना कब हुई? तो चौरी चौरा की घटना 1922 में हुई थी। ये तो ऑब्जेक्टिव आप देख ही लिए हैं, लेकिन देख लीजिएगा। ठीक है, तो चौरी चौरी की घटना कब हुई थी? 1919 में हुई थी। 18वां क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? पता है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा करो या मरो, जो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था।
अगले प्रश्न की ओर आते हैं। खिलाफत खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया? बताएं, खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया था? तो खिलाफत आंदोलन तुर्की की खलीफा की सत्ता बचाने और ब्रिटिश नीति के विरोध में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। अब खिलाफत देखिए, तुर्की में खलीफा बैठते थे, ठीक है। तुर्की में कौन बैठता था? खलीफा। तो खलीफा के जो ब्रिटिश थे वो खलीफा को ही क्या कर दिए गए थे? बंदी बना लिए थे। बोले कि अगर इनको हम बंदी बना लेंगे, जो वहाँ के जो मुस्लिम हैं वो खुद ही खुद क्या हो जाएंगे, उनके विरोध में क्या करेंगे? उल्लंघन करेंगे। तो ये भारत ने समझाया ब्रिटेन को, लेकिन ब्रिटेन नहीं मानी, जाकर उनको क्या कर लेता है? खिलाफत मतलब उनकी तुर्की के जो खलीफा थे उनको क्या कर लिया जाता है? बंदी बना लिया जाता है, ठीक है। अब 20वां क्वेश्चन आपके पास है, असहयोग आंदोलन के 2 कार्यक्रम लिखिए। तो असहयोग आंदोलन के 2 कार्यक्रम क्या हैं? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और सरकारी स्कूलों और न्यायालय का त्याग। मतलब जो ब्रिटिश के द्वारा जो सामान है, जो कपड़े हैं, उनको हम क्या कर देना है? बहिष्कार करना है, ठीक है। विदेशियों सामानों को या फिर वस्तुओं को क्या कर देना है? बहिष्कार कर देना है। और सरकारी स्कूल और न्यायालयों का त्याग करना है, ठीक है। अब हमारे पास 21वां क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू किया गया? ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों विशेषकर नमक कानून के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू किया गया था? ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कानूनों विशेष नमक कानून के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या किया गया था? चालू किया गया था, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, पूना समझौता किसके बीच हुआ था? पूना समझौता किसके बीच हुआ था? पूना समझौता 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। तो जितना भी इम्पोर्टेंट हम कर रहे हैं उसको आप कुछ देखे चाहे ना देखे, लेकिन इम्पोर्टेंट आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बताएं, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, क्या? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड माउंटबेटन। आइए इतिहास कुछ टॉपिक हम देख लेते हैं। पहला है 1789 में पहले फ्रांस की सामाजिक ढांचा कैसा था? तो फ्रांस में 3 वर्ग थे। पहला क्या थे? पादरी वर्ग थे, दूसरा कौन थे? कुलीन वर्ग, और तीसरा कौन थे? सामान्य वर्ग। देखिए यहाँ की जो फ्रांस की जो जनता थी, जैसे मान चलिए ये आपका 3 वर्ग है, यहाँ पे आपकी क्या थी? पादरी लोग थे। कौन थे? पादरी वर्ग, ठीक है। और यहाँ पर क्या थे? कुलीन वर्ग। और ये क्या थे? जनता यहाँ पर थी, ठीक है। अब देखिए ये पादरी लोग और राजा लोग और कौन? कुलीन लोग, ये कहीं पर भी जाए इनके लिए कोई टैक्स नहीं, कोई टैक्स नहीं। लेकिन फ्रांस की जनता अगर कहीं पर भी जाती थी उनके लिए टैक्स, और इसका कोई जो विरोध करता था उसको भी इसी में रख दिया जाता था। तो क्या किया गया है कि फ्रांस की जनता लुई सोलामा से ऊब चुकी थी। तो यही फ्रांस की जनता कहाँ पहुँच जाती है? टेनिस कोर्ट। नाम याद रखिएगा, टेनिस कोर्ट। तो टेनिस कोर्ट में जाती है शपथ ग्रहण करने के लिए। शपथ ग्रहण क्यों? क्योंकि उसको अधिकार चाहिए था, उसको हर चीज़, कोई भी चीज़ हो तो वो अपने जरिए कर सकता है, कोई उसको टैक्स न देना पड़े। इसलिए यहाँ से ये ऊब फ्रांस के राजा से ऊब कर कहाँ पर चला गया था? टेनिस कोर्ट में, ठीक है। तो आपको लिखना है क्या? फ्रांस में 3 वर्ग थे। पहला कौन थे? पादरी वर्ग। ऐसे आप एक यहाँ पे आप पादरी वर्ग हो गए, यहाँ पे आप कुलीन वर्ग हो गए, यहाँ पर क्या हो गई? जनता हो गई, जिसको हम कहते हैं सामान्य वर्ग, ठीक है। पहले 2 वर्ग कर नहीं देते थे, ठीक है। ये 2 लोग वर्ग, पादरी और कुलीन, ये 2 वर्ग कोई कर नहीं देता था, कोई टैक्स नहीं देता था। जितना भी टैक्स किसके लिए था? वो वहाँ की जनता के लिए था, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है? बास्तिल का पतन क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बास्तिल का पतन क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? तो बास्तिल का पतन निरंकुश शासन के अंत और फ्रांसीसी क्रांति के शुरुआत का प्रतीक था, ठीक है।
तीसरा है टेनिस कोर्ट शपथ का महत्व लिखिए। बता दिया टेनिस कोर्ट आप लिख सकते हैं। इसमें जनता ने संविधान बनाने की संघर्ष जारी रखने का शपथ ली, जिसमें क्रांति की मजबूती मिली। ठीक है। चौथा चौथा आपके पास है नेपोलियन संहिता की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो पहले लिख देना आप क्या, कानून के सामने सभी शासन समान और सामंती विशेषाधिकार समाप्त। पहले क्या लिखना है, कानून के सामने सभी समान। ठीक है। और दूसरा क्या लिखना है, सामंती विशेषाधिकार समाप्त। ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया रॉलेट एक्ट वाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट क्या था? 1919 का वह कानून जिसके तहत बिना मुकदमे के लोगों को क्या कर दिया जा रहा था, जेल में डाला जा रहा था। ठीक है। अगले देख लें, जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव क्या पड़ा? तो भारतीय जनता में रोष फैला और राष्ट्रीय आंदोलन तेज हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड, ये तो पढ़े ही हैं, बता दिए हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्योंकि असहयोग आंदोलन लेने का रीज़न ये था कि मतलब महात्मा गांधी जो थे वो ये कह रहे थे कि हमको अहिंसा के जरिए कोई भी काम करना है। अगर ब्रिटेन को हराना है तो अहिंसा के जरिए हराना है, गिराना है। लेकिन हिंसा के ये विरोध करते थे। लेकिन यहाँ की जनता, जो भारत की जनता थी, वो हिंसा को अपना ली थी। इसलिए महात्मा गांधी जी ने क्या किया, 1922 में चौरी चौरा कांड हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी उसको क्या कर लिए, वापस ले लिए। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या है, ब्रिटिश सरकार के नमक कानून और अन्यायपूर्ण नीतियों का विरोध। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था और कब दिया गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था, करो या मरो। ठीक है। अगर कर नहीं सकते तो जाओ मर जाओ। करो या मरो का नारा कौन दिया? महात्मा गांधी जी ने दिया। ठीक है। यह नारा 1942 में दिया गया, याद रखना। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। और कब दिया गया था? 1942 में। और 10वां क्वेश्चन है, पुनः समझौता किससे संबंधित है? तो यह 1932 में दलित वर्ग के राजनीतिक अधिकारों से संबंधित समझौता है। ठीक है। अगला है, मानसूनी से क्या तात्पर्य है? ये आपका भूगोल का क्वेश्चन है। मानसूनी से आपका क्या तात्पर्य है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपका पूछ सकता है। ठीक है। तो वर्ष के एक निश्चित समय पर दिशा बदलने वाली मौसमी हवाओं को मानसूनी कहते हैं। ठीक। ये आपका आ गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास की फसल के लिए क्या है, उपयुक्त है। किसके लिए? कपास के फसल के लिए क्या है, उपयुक्त है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। 13वां क्वेश्चन, हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है आपका। बताएं, हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो कृषि उत्पादन के लिए था ये, और चावल और गेहूं के लिए पैदावार करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ठीक है। इसीलिए हरित क्रांति हुई थी। 14वां क्वेश्चन, श्वेत क्रांति किसके संबंधित है? यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के संबंधित है। ठीक है। 15वां है, लोकतंत्र की दो विशेषताएं लिखिए। बताइए, लोकतंत्र की दो विशेषताएं लिखिए। क्या लिखेंगे? जनता द्वारा चुनी गई सरकार, यानी कि जो जनता सरकार को चुनेगी वही राज करेगा। दूसरा क्या है? कानून के समानता। 16वां क्या है? संघीय शासन क्या है? तो जब शासन की शक्तियां केंद्र और राज्य के बीच बांटी जाती है उसे क्या कहते हैं? संघीय शासन कहते हैं। केंद्र का मतलब और राज्य का मतलब। अब देखिए, ये जो होता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है महात्मा गांधी जी की नमक यात्रा। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन में कुछ लिया है, क्योंकि ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है उसने हम क्या कर दिए, इंपॉर्टेंट लिख दिए है, महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला आपका क्या है? नमक यात्रा, जिसको हम कहते हैं दांडी मार्च, कब शुरू हुआ? तो नमक यात्रा 12 मार्च 1930 में शुरू हुआ था। अगर पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछे नमक यात्रा कब शुरू हुआ, तो आपको क्या लिखना है? 12 मार्च 1930 में। और अगर आपको बोले कि नमक यात्रा कब शुरू हुआ, अगर लघुत्तरीय प्रश्न या पूछ ले या दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछ ले, तो अपने अनुसार लिख देना, नमक यात्रा 22 मार्च 1930 को शुरू किया गया। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है। दूसरा है, नमक यात्रा कहाँ से शुरू हुई, कहाँ समाप्त हुई? तो नमक यात्रा साबरमती आश्रम से शुरू हुई होकर दांडी गुजरात में समाप्त हो गई। कहाँ पर समाप्त हुई थी? गुजरात में। कहाँ शुरू हुई थी? साबरमती आश्रम। 13वां है, तीसरा क्वेश्चन है, नमक यात्रा का नेतृत्व किसने किया? तो नमक यात्रा का नेतृत्व कौन कर रहे थे बाबू? महात्मा गांधी जी ने कर रहे थे। ठीक है।
14वां है नमक यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का विरोध करना और क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करना। ठीक। 5वां है नमक कानून क्यों अन्यायपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने नमक पर कर लगा दिया, मतलब टैक्स लगा दिया। कर का मतलब क्या होता है, टैक्स। और भारतीयों को स्वयं नमक बनाने की अनुमति नहीं दी गई। अगला देखें, नमक यात्रा का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इसमें राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा मिली और क्या, जनता का व्यापार समर्थन प्राप्त हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7वां है दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी जी ने क्या किया, तो दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र से नमक बनाकर कानून तोड़ा। ठीक। 8वां क्वेश्चन है नमक यात्रा कितने दिनों तक चली, ये आपका इम्पोर्टेंट है और ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। तो नमक यात्रा, यह यात्रा लगभग 24 दिनों तक चली गई थी, बस उसके बाद फिर टूट गया था। अगला क्वेश्चन, वन एवं वन जीव संसाधन, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, कहाँ से पूछता है वो देखते हैं। जैव विविधता से आप क्या है, जैव विविधता क्या है, इससे क्वेश्चन आपका बनता है। अगर पूछे जैव विविधता क्या है, तो आपको लिखना है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों, जीव जंतुओं और सूक्ष्म जीवों को विविधता को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है। दूसरा है वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है, उत्तर लिखना क्या है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए। दूसरा क्या है, जैव विविधता को की रक्षा के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। तीसरा है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1972 में लिख देना। भारत में सविनय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में वापस पारित हुआ। देखिए यहाँ पर आपका चिपको आंदोलन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चिपको आंदोलन क्या था, चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई रोकने के लिए चलाया गया आंदोलन था, जिसमें ग्रामीण लोगों पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि उन्हें काटा ना जा सके। ठीक है। 5वां है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। कब किया गया था, 1973 में। अब आपका क्वेश्चन नहीं, बस इतना ही। तो ये अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। याद रखिएगा यहाँ से आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो आज बस इतना ही। अब कल हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे, थोड़ा सा और जो इम्पोर्टेंट होगा उसको पढ़ेंगे। ये 2 क्लास आप सामाजिक विज्ञान का पेपर धज्जे उड़ा सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही आपके लिए इनफ है, काफ़ी है। इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना भी नहीं है। जितना बताया गया है इसको 2 बार, 3 बार, आप 4 बार पढ़ें। इसके बाद आपके लिए जो सामाजिक विज्ञान 20 तारीख को हम तोड़ेंगे और फोड़ेंगे और 90% क्या करेंगे, लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट।